नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे पिछले टॉपिक में काल विभाजन और नामकरण में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए थे। वो थे काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता, काल विभाजन और नामकरण के आधार, काल विभाजन और नामकरण में क्या क्या हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा और किन इतिहासकारों ने काल विभाजन और नामकरण के विभिन्न प्रयास किए। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे विभिन्न मत। जिन भी इतिहासकारों ने काल विभाजन नामकरण के जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में उन्होंने अपने नामकरण के लिए क्या क्या मत दिया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नामकरण संबंधी विभिन्न मत। तो इसका भी सबसे पहला फ्रेज आता है जॉर्ज ग्रेसन को। सबसे पहले उन्होंने ही नामकरण किया था। फिर आ जाते हैं आदिकाल। आदिकाल जो नाम है वो दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सारे कालों का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामों के आधार पर माना जाता है, लेकिन जो आदिकाल है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण के आधार पर माना जाता है। तो यहाँ सभी इतिहासकारों के नाम है, यहाँ नामकरण है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने जो आरंभिक काल था उसको चारण काल नाम दिया, मिश्र बंधु ने उनको आरंभिक काल या प्रारंभिक काल नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने उनको वीर गाथात्मक काल दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, जैसे कि इस काल का नाम आदिकाल ही पड़ा है, इन्हीं के द्वारा जो माना गया था। राहुल सांकृत्यायन जो इतिहासकार हुए, उन्होंने नाम दिया सिद्ध सामंत युग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया वीर काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी चर्चा हमने की थी हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाली समस्याओं में। इन्होंने अपना मत दिया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास 7वीं शताब्दी से मानना चाहिए, तो इन्होंने नाम दिया है संधि काल और चारण काल। तो अब इन सारे इतिहासकारों का नामकरण क्यों नहीं माना गया, ओनली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल ही क्यों माना गया, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन ने नाम दिया चारण काल। तो उस समय राजाओं के आश्रित कवि चारण व भाट हुआ करते थे। वो राजाओं की प्रशंसा के लिए और उनके चरित्र की व्याख्या करने के लिए, दूसरे राजाओं से अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण जो काव्य लिखते थे, इसलिए वो चारण काल दिया गया। लेकिन किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, इसलिए ग्रेसन के ये चारण काल नाम नहीं माना गया। दूसरा है मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल से हमें ये नहीं पता चलता कि उसमें कौन सी प्रवृत्ति थी साहित्य की। प्रारंभिक काल से हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। फिर मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, पूर्व आरंभिक और उत्तर प्रारंभिक काल। तो इसलिए मिश्र बंधुओं का भी नहीं माना गया। और काल विभाजन को उपकाल खंडों में विभाजित करने से व्यवस्था की बजाय भ्रम और अधिक पैदा हुआ। फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने जो दिया है वो वीर गाथा काल, जिसका हम डिस्कशन अभी आगे करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हम फाइनल में बताएंगे कि आदिकाल क्यों नाम माना गया। राहुल सांकृत्यायन ने दिया सिद्ध सामंत युग। सिद्ध और सामंत युग, इनसे खाली 2 वर्गों का पता चलता है। सिद्ध कौन थे? जो तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धि की प्राप्ति, योग द्वारा सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते थे, ओनली उनके काव्यों का पता चलता है। सामंत वापस वही चारण आ गए, तो ओनली 2 वर्गों का हुआ। इसके अलावा उसमें और भी कई लौकिक साहित्यों का हुआ, वीर साहित्यों का हुआ, बहुत सारे साहित्यों का सृजन हुआ, लेकिन ओनली सिद्ध सामंत युग से खाली 2 ही वर्गों का पता चलता है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो किया गया वो भी मान्य नहीं माना गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल दिया। वीर काल सेम रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया था, इन्होंने वीर गाथा। तो इस नाम में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने पहले वीर गाथा काल नाम दे ही दिया था, तो इसको भी मान्य नहीं माना गया। लास्ट में आगे राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया संधि काल और चारण काल। संधि काल यहाँ भाषा से संबंधित है और चारण काल वापस, जैसे कि जॉर्ज ग्रेसन द्वारा उन्होंने चारण काल नाम दिया था, तो ये भी मान्य नहीं माना गया। आगे हम आ जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पे आदिकाल का नामकरण और विवेचन किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 पुस्तकों के आधार पर बताया गया कि भाई आदिकाल का नाम आदिकाल नहीं, वीर गाथात्मक काल होना चाहिए। जिसमें ये पुस्तकें हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। तो इनमें बिशलदेव रासो और अंतिम 2 खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इनको छोड़ के सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। तो इसलिए आचार्य शुक्ल जी ने बोला कि नहीं, इस काल का नाम वीर गाथात्मक काल होना चाहिए। लेकिन अब ये क्यों नहीं माना गया? क्योंकि एक तो ये जो 2 ग्रंथ है खुमान रासो और बिशलदेव रासो, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा है,
उनकी जो रचना है वो बाद के काल की मानी गई। जैसा कि हम मानते हैं कि आदिकाल का जो नाम का विवेचन हुआ है वो 1000 से 1400 के बीच में है, तो ये दोनों जो कृतियाँ हैं वो बाद की मानी गई है, इसलिए ये दोनों को तो हम मानेंगे नहीं क्योंकि ये बाद की है, इनका नामकरण इसके अंदर नहीं आ सकता, 16वीं शताब्दी की थी। फिर आ गया हमीर रासो। हमीर रासो को एक नोटिस मात्र समझा जा सकता है, मतलब ये ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ, इसकी सूचना हमें दूसरे ग्रंथों से मिलती है। तो ये रासो भी, ये ग्रंथ जो है जब मिला ही नहीं तो इसको हम वीर गाथात्मक राशि कैसे माने। दूसरे ग्रंथों में कहीं सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि हाँ ऐसा कोई ग्रंथ हुआ करता था जिसमें वीर गाथा के बारे में लिखा गया था। और इसके अलावा इस काल में वीर काव्य के अतिरिक्त धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य और भी साहित्यों की रचना हुई थी। तो अगर हम इनको वीर गाथात्मक काल नाम दे देंगे तो इन सभी साहित्यों की अवहेलना हो जाएगी। इस कारण से इसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो वीर गाथात्मक काल नाम दिया उसको नहीं माना गया। फिर आदिकाल क्यों नाम दिया गया ये हम बात करेंगे। आदिकाल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आदिकाल में समस्त धार्मिक, श्रृंगार, लौकिक, वीर गाथात्मक का समावेश हो जाता है। आदिकाल का मतलब है उसमें सभी तरह के जितने भी धार्मिक साहित्य लिखे गए, श्रृंगारिक साहित्य, लौकिक साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य, उन सभी का समावेश इस नाम से हो जाता है। अतः हजारी प्रसाद द्वारा जो किया गया नामकरण है आदिकाल, उसको मान्य माना गया और इस आधार पे जो सबसे प्रारंभिक काल जो रहा है हिंदी साहित्य का, उसको नाम दिया गया आदिकाल। इसके बाद आदिकाल के बाद हम चलते हैं, जो नामकरण हुआ था वो था भक्ति काल। भक्ति काल, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही सारे काल मान्य करने गए थे, तो उनके कालांतर की तिथियाँ भी उन्हीं की मान्य मानी गई है। तो भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी। नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है पहले ही हमने बता दिया, सारे कालों का नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही जाता है। आदिकाल के अलावा आदिकाल का नामकरण है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। फिर भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा? क्योंकि भक्ति की प्रवृत्ति इस काल में सर्वाधिक प्रबल थी। कई सारे भक्त हुए जिन्होंने भक्ति पे जनता का ध्यान आकर्षित करवाया, इसलिए उस काल को भक्ति काल दिया। उसके बाद नाम आया रीति काल। तो इसमें हम जैसे रीति काल को अन्य लेखकों ने क्या नाम दिया वो भी लिख सकते हैं। रीति काल की समयावधि है 1643 से 1843 ईस्वी। इस काल को इन नामों से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको उत्तर मध्य काल दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को क्या नाम दिया था? पूर्व मध्य काल। और रीति काल को नाम दिया उत्तर मध्य काल। मिश्र बंधुओं ने इसको नाम दिया था अलंकृत काल। जॉर्ज ग्रेसन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की रचनाओं को दी आर्स पोएटिका की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ है काव्य कला। तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ जो रीति काल जो नामकरण हुआ है उस रीति को वामन की रीति से अलग माना है। वामन ने इसे एक विशिष्ट पद रचना शैली कहा है, जबकि शुक्ल जी ने कहा है कि ये कवि के लिखने का दृष्टिकोण है। तो यहाँ जो रीति काल है, रीति काल का अर्थ है लिखने की कला से नहीं है, जो कवि उसको लिख रहा है उसने किस दृष्टिकोण का उपयोग किया है उसके आधार पे इस काल का नाम रीति काल माना जाए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। तो रीति काल में हमने पढ़ा कि किन अलग अलग लेखकों ने क्या क्या नाम दिया था। इतिहासकारों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, डॉक्टर गिरेसन जो थे उन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी 1643 1840 तो 16वीं और 17वीं शताब्दी है में रचनाओं को क्या संज्ञा दी थी? द आर्स पोएटिका की संज्ञा दी थी, जिसका अर्थ है काव्य कला। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल नाम दिया है वह वामन की रीति से भिन्न है। वामन ने इसे माना था कि एक विशिष्ट पद रचना शैली है, जो लिखने की कला है वो है, जबकि शुक्ल जी ने इसको माना है कि नहीं, ये एक लिखने की कला नहीं, ये कवि का दृष्टिकोण है। कवि कौन से दृष्टिकोण से उस चीज़ को लिखता है उसके आधार पे इसका नाम रीति काल पड़ा। फिर हम आ जाते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को नवजागरण काल भी बोलते हैं क्योंकि समाज में काफ़ी बदलाव हुए। इनमें कौन कौन प्रमुख थे? जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद चलाते थे, उनके गुरु थे स्वामी परमहंस। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना की केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की एनी बेसेंट ने।
तो इन सब लोगों ने समाज में जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उन सबों को दूर करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई कुरीतियाँ थी, उनको मिटाने के लिए आगे आए, कई संस्थाओं की स्थापना की। इसलिए इसको आधुनिक काल या नवजागरण काल नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी शुरुआत 1843 से माना है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, काल विभाजन नामकरण में जो तिथियाँ पड़ी थी उनके हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि इसकी शुरुआत 1843 ईस्वी से माना जाए। लेकिन 1843 ईस्वी में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना नहीं मिलती, इसलिए आचार्य रामचंद्र जी द्वारा जो काल विभाजन में जो तिथियां दी गई, इसलिए 1843 को मान्य नहीं माना जाता है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था उसको मान्य माना, लेकिन उन्होंने क्या किया, चीज़ों को राउंड फिगर में कर दिया। तो उन्होंने 1843 को 1900 कर दिया, बोला हमें आधुनिक काल या नवजागरण काल का जो शुरुआत है वो 1900 से माननी चाहिए। लेकिन अगर हम 1900 ईस्वी से मान ले तो ऐसा करने से जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग जो है वो पूरा आधुनिक काल के अंदर आता है, तो पूरा वो युग ही बाहर चला जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग 1900 से पहले था। फिर डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन सिंह ने 1857 ईस्वी माना है। 1857 ईस्वी क्यों माना है? 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था पहला, उसके आधार पे उन्होंने बोला है। लेकिन उसके आसपास भी किसी नई चेतना या नई साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए जो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें बच्चन सिंह ने 1857 माना है, वो भी नहीं माना गया। तो इन तीन इतिहासकारों ने जो तिथियाँ दी थी है उनको मान्य नहीं माना है। किसको मान्य माना है? रामविलास शर्मा ने बोला है 1868। उन्होंने क्यों बोला आधुनिक साहित्य का प्रारंभ? क्योंकि भारतेंदु, जिनके नाम पे भारतेंदु युग का नाम पड़ा है, भारतेंदु ने इसी वर्ष कवि वचन सुधा नाम की मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो इस आधार पे आधुनिक काल का जो समयावधि है वो 1900 से मानी गई है। पहले हमने पढ़ा था कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1843 माना है, तो 1843 नहीं माना जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1900 माना है, वो भी नहीं माना जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें बच्चन सिंह ने माना है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर, लेकिन किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए वो भी नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रामविलास शर्मा ने 1868 माना है। क्यों माना है? क्योंकि जो भारतेंदु युग है, जो कि आधुनिक काल के अंदर ही आता है, उन्होंने कवि वचन सुविधा नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी, इसलिए उसको आधुनिक काल की जो समयावधि है वो 1900 से माना जाए। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम और मिलते हैं आगे की क्लासेस के लिए।